नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर, जैसा आप जानते हैं, और आपका स्वागत है लाइफ सिग्निफाई के इस चैनल पर। और दोस्तों, कुछ हमारे जीवन की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हम तत्काल समाधान चाहते हैं और हमें ये लगता है कि कोई तो बता दे जो हमें छोटा सा रास्ता हो। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हमारे बीच में आज आई हैं अर्चना जी। अर्चना शंकर इस लाइफ सिग्निफाई चैनल की एमडी भी है। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं अर्चना जी से। नमस्कार, मैं हूं अर्चना शंकर और आज आप सभी का स्वागत कर रही हूं अपने इस चैनल पर, जहां पे हम लोगों से मिलते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे, कुछ अनसुलझे रहस्य, कुछ अनसुलझे प्रश्न, कुछ उनकी सफलताएं, कुछ उनके हालात, कुछ उनकी कमजोरियां, कुछ उनकी शक्तियां, और भी ऐसे बहुत से हमारे पास प्रश्न रहेंगे जो हम उनसे उनके बारे में जानेंगे। तो आज हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हमने आपका परिचय दिया है कि आप एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जी, तो आपके आईएएस ऑफिसर पीछे बनने का क्या वजह थी? मोटिवेशन क्या था आपका? देखिए, मोटिवेशन जीवन में दो तरीक़ों से आमतौर पर हम लोगों को मिलता है। एक तो अपने आस-पास जो लोग सफल हो रहे हैं उनको देखकर, किस फ़ील्ड में हो रहे हैं, उस फ़ील्ड की ओर चल देते हैं। और कभी-कभी वो मोटिवेशन अंदर से कॉल के रूप में आता है। मैं दूसरे तरीके को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि ये जो कॉपी करने वाली बात रहती है, उसमें अक्सर हम रास्ता भटक जाते हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि कोई बंदा जो हमारे आसपास का था वो किसी फील्ड में बहुत सफल हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया या कुछ और। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसके पास एक अपना अलग दिमाग है, उसका एक अलग पूरा इकोसिस्टम था, एक अलग बैकग्राउंड था। हो सकता है उसकी खुशी और उसकी सफलता उसके जीवन में उसके लिए उपयोगी हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जाकर सफल हो पाएँ या हमें जीवन में वो खुशी मिल पाए। तो मैं अगर कहूँ तो मैंने इस यात्रा में काफ़ी रास्ते इधर-उधर तय किए। पहले सबसे पहले बैंक ऑफ़िसर के रूप में शुरू किया मैंने अपनी जर्नी को, फिर पुलिस सर्विस में रहा, कुछ दिन पढ़ाया भी, और उसके बाद फाइनली सिविल सर्विसेज में हुआ। लेकिन इनके बीच में जब मैं अपने कॉल की बात करूं तो वो कॉल मुझे आकर सिविल सर्विसेज में ही अपनी समझ में आई। यही कारण है कि मैं काफ़ी देर में आया इस सर्विस में, लेकिन मैंने अपनी कॉल को फॉलो किया। बहुत बढ़िया सर। आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहूँगी कि आपने जो रिटायरमेंट के बाद लाइफ सिग्निफाई का बिजनेस स्टार्ट किया है, यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, लोगों को सिखाने का काम स्टार्ट किया है, लोगों को कैसे लाइफ जीना चाहिए वो बताना शुरू किया है, इसके पीछे क्या मोटिवेशन है? इसके पीछे अ, अगर मैं सही बात कहूँ तो मोटिवेशन, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, एक तो मेरा जो पूरा बैकग्राउंड था कुछ इस ढंग का था कि एक थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके का था। वह तो अपनी जगह था, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी में हम देखें तो अगर हम अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसका क्या महत्व है, उपयोग क्या है। ठीक है, हमारी सफलता के लिए वो सीढ़ियाँ हमने बनाई और हम चढ़े, लेकिन अगर वह किसी दूसरे के काम आ सकें तो मुझे लगता है कि यह एक ज़्यादा उपयोगी बात होती है। मुझे लगा कि मैंने ऐसा जीवन जिया है जो कई मामले में थोड़ा सा अलग हट के है। इतने कैरियर मैंने देखे, उनसे एक जीवन के बारे में जो दृष्टिकोण मुझे मिला, तो मुझे लगा कि इस बात को मुझे लोगों को शेयर करना चाहिए। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात थी जिसने मुझे इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि मुझे यूट्यूब पर आना चाहिए, और ख़ास तौर से युवाओं के लिए, क्योंकि अगर आज मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे युवाओं के सामने है, जिनका करियर सेट हो चुका है, चाहे उनके खुशी का हो या ना हो, लेकिन अब उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें गुजारनी है। एक सर्विस आपने शुरू कर दी, 35-40 साल की उम्र हो गई, तो यू आर नॉट एबल टू चेंज योर सर्विस, योर बैकग्राउंड एंड योर जॉब। आपको अच्छा लगे या ना लगे उसको करना है। लेकिन हमारे जो बच्चे जो अभी अपनी एजुकेशन पूरी करने और करियर में जाने के तैयार की स्थिति में आ रहे हैं, वो ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज्ड इसलिए हैं
कि अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। हम लोगों के समय में जीवन के कुछ ही हिस्से थे जिसमें आप काम कर सकते थे, आइदर बिजनेस कर सकते थे या आप प्रोफेशनल हो सकते थे या सर्विस कर सकते थे। लेकिन आज वो दायरा बढ़ा है। बढ़ने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती कि क्या चुनें और कहाँ जाएं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब देने के लिए मुझे लगा कि किसी को तो आगे आना चाहिए और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर। आपको देख के नहीं लगता कि आपकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई है? सर आपकी एग्जैक्ट उम्र क्या है अभी? देखिए, मेरी एग्जैक्ट उम्र तो इस समय 63 ईयर हो रही है। वाह। लगता नहीं है, इसके पीछे एक राज है। सर वही मैं जानना चाहती हूँ, आखिर आपकी इस चमकती हुई त्वचा के क्या राज है? देखिए, चमकती हुई त्वचा हो या आप का व्यक्तित्व हो, यह सब कुछ नियंत्रित होता है आपकी प्राण ऊर्जा से। और प्राण ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सबसे इजी वे में उसे हम ग्रांटेड लेते हैं। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हम ज़्यादातर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे हमारी हार्ट बीट, हमें कभी परवाह नहीं होती कितनी चल रही है, ग्रांटेड लेते हैं। हमारी सांसें, हमें कभी परवाह नहीं होती कि वो कैसी चल रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट बॉडी पर हो रहा है, हमारे हार्मोनल चेंजेज उनके कारण क्या हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारी सेहत, हम तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि हम बीमार नहीं पड़ जाते हैं, खराब नहीं हो जाती है। अगर इस पर समय रहते हम ध्यान दे दें, एक पूरी जीवन शैली है। सनातन की बात मैं अगर करूं तो उसमें पूरी जीवन शैली है और उस जीवन शैली का कोई लेना देना धर्म से नहीं है। वह स्वस्थ रहने की कला है, अपना काम करते हुए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि जीवेद शरदः सतम, लेकिन कुर्वन् वेह कर्माणि, अपना कार्य करते हुए 100 साल तक कैसे जिए, इसके लिए वो जीवन पद्धति थी। तो मैंने वो जीवन पद्धति अपनाई, खास तौर से प्राण ऊर्जा पर काम किया। और प्राण ऊर्जा जब सेलुलर लेवल पर बॉडी में जाकर काम करती है तो वह न सिर्फ उम्र को लगभग रोक देती है बल्कि कुछ मामलों में रिवर्स बैक भी करा देती है। आप प्राण ऊर्जा पे काम कर रहे हैं, क्या है यह प्राण ऊर्जा? हाँ, अच्छा सवाल है। ये प्राण ऊर्जा से हमारा मतलब क्या है, ये आप जानना जी। चाहती हैं। देखिए, हम जिस ऊर्जा के बारे में जानते हैं, अभी एक दशक पहले तक तो हम दो तरह की ऊर्जाओं के बारे में जानते थे। एक भौतिक ऊर्जा, दूसरे हमारे अंदर जो शरीर में चलती रहती है वो ऊर्जा। और हमारा ये मानना होता था सामान्य आदमी का कि हम जो भोजन करते हैं उससे ताकत मिलती है और उसी से हमारा शरीर चलता है। हालांकि योग विज्ञान इसे यहीं तक सीमित नहीं रखता, इसके आगे की बात करता था। पतंजलि योग सूत्र और योग वासिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका, ऐसे तमाम ग्रंथ हैं। स्वर विज्ञान, जिनमें इसकी बड़ी विशद चर्चा थी, लेकिन वो लगभग लोगों के मेमोरी से भी गायब हो चुके थे और बहुत ज़्यादा उनका प्रचार नहीं था। जब विज्ञान ने यह देखा और कहना शुरू किया कि नहीं, ये सारा ब्रह्मांड एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से भरा हुआ है जिसे वो एलन विटाल या कॉस्मिक एनर्जी या डार्क एनर्जी, बहुत से नामों से पुकारने लगे, तो लोगों की रुचि जगी। और उस ऊर्जा का ही एक छोटा रूप हमारे अंदर होता है, मैं उसे प्राण ऊर्जा कहता हूँ। अन्य तमाम तरह के तमाम ऐसे धर्म हैं, पंथ हैं, जो अलग अलग नामों से देते हैं। कोई आत्मा कहता है, कोई चेतना कहता है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वह आपके अंदर सारे के सारे जितने भी परिवर्तन होने वाले हैं उसको नियंत्रित करने वाली ऊर्जा होती है। ओके, तो क्या यह भौतिक ऊर्जा से अलग कोई दूसरी ऊर्जा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये भौतिक ऊर्जा से अलग होती है। भौतिक ऊर्जा का मतलब ये है कि हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, हमारे विटामिन्स, मिनरल्स के द्वारा जो हमें ताकत मिलती है, वो तो भौतिक ऊर्जा का एक रूप है। बिजली भी भौतिक ऊर्जा का एक रूप है। ओके। लेकिन सिर्फ इतना ही शरीर को नहीं चलाता है। आपके मन को नियंत्रित करने में 3 चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला तो सूर्य की ऊर्जा, अब विज्ञान भी इसे मान रहा है। दूसरा वायु की ऊर्जा, इसे भी मान रहा है। और तीसरी ऊर्जा होती है पृथ्वी की, जिसे कहते हैं सुमैन रेजोनेंस,
पृथ्वी में एक कंपन होता है जो 7.83 हर्ट्ज का होता है, और ठीक यही कंपन हमारी स्वस्थ बॉडी का होता है। तो ये तीनों ऊर्जाएं हमारे शरीर में काम करती हैं, हमारे प्राण ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। और प्राण ऊर्जा तब भी काम करती है जब हमारी भौतिक ऊर्जा कम हो। शरीर से अगर हम कमज़ोर हैं तो भी, अगर प्राण ऊर्जा अधिक है तो आपने देखा होगा कि कमज़ोर लोग भी बहुत साहस का काम कर लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अरे यह व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा हम देखते हैं वो ऊर्जा उनकी प्राण ऊर्जा होती है। तो प्राण ऊर्जा का रोल हमारे जीवन में क्या है और इसे कैसे सीखा जा सकता है? प्राण ऊर्जा का जो रोल है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज, अगर आज की बात करें तो आज के जीवन में आदमी के पास हम कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, उनके तुलना में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। आज से 500 साल पहले कोई राजा, कोई सम्राट ये सोच सकता था कि वो अपने एकदम निश्चित समय में जहाँ भी चाहे पहुँच सकता है। आम आदमी के लिए तो संभव नहीं था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आम आदमी अगर वो चाहता है तो विद इन मिनट्स उसके पास सुविधाएं हैं। हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम एरोप्लेन का उपयोग कर सकते हैं। भोजन और पानी के लिए आज से 50 साल पहले का जीवन जितना कष्टमय था, भोजन जुटाना, पानी जुटाना, आज सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन हुआ ये है कि चिकित्सा की सुविधा, भोजन की सुविधा, जीवन के लिए सारी सुविधाएं होने के बावजूद हमारी मानसिक परेशानियां बढ़ी हैं। और ये मानसिक परेशानियां इस सीमा तक बढ़ी हैं कि मुझे लगता है कि WHO की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी कि भारत में मानसिक अव्यवस्था या मानसिक असंतुलन की स्थिति इस प्रकार से खराब हो रही है कि लगभग 10 में से 6 व्यक्ति गंभीर रूप से मानसिक परेशानियों में हैं, जिन्हें तत्काल इलाज की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है। तो प्राण ऊर्जा पर अगर हम काम करते हैं तो प्राण ऊर्जा चूंकि वह ऊर्जा है जो हमारे पूरे कॉन्शस, सब कॉन्शस, इनर कॉन्शस सभी को चलाती है, नियंत्रित करती है। हमारे जितने भी थॉट पैटर्न है, जितना हमारा सोचने का तरीका है, वह सब नियंत्रित उसी से होता है। हार्मोनल चेंजेस भी उसी से नियंत्रित होते हैं। तो हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं प्राण ऊर्जा पर काम करके। तो क्या ये ऑक्सीजन ही होती है, ऑक्सीजन से कोई अलग चीज़ होती है जो हम हवा आ, से लेते हैं? अच्छी बात। ये प्रायः ये भ्रम बना रहता है कि प्राण ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो प्राण ऊर्जा हमें लगता है कि हम जो सांसें लेते हैं दैट इज़ प्राण। हाँ ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ भी यही कहा जाता है कि अपने सांस को बढ़ाओ। लेकिन एक बात समझने वाली है कि केवल सांसें हमारे जीवन को नहीं चलाती हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सांसें उसके अंदर भी आ रही हैं। हार्ट लंग मशीन लगा दो भाई, पूरी की पूरी ऑक्सीजन दे दो, सब कुछ हो रहा है। कोरोना पीरियड में देखा भी, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। धीरे 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 डिटोरिएट, डीजनरेट होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल रही है, प्राण नहीं मिल रहा है। और यह प्राण तत्व उसे कहते हैं जो कॉस्मिक एनर्जी सांसों के जरिए हमारे नॉस्ट्रिल से होकर हमारे लंग्स में पहुंचती है और पूरे शरीर में वह ऊर्जा वितरित हो जाती है। 72,000 नाड़ियों के, अगर किसी ने पढ़ा है तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उनके जरिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वह हमारे सेलुलर लेवल पर जाती है। क्योंकि सांसें, हर उसका ऑक्सीजन का जो पार्ट है वो हर सेलुलर लेवल पर नहीं जाता है। तो सांस तो हर कोई ले रहा है, तो फिर ये प्राण ऊर्जा सबके पास क्यों नहीं प्रॉपर वे में पहुंचती है? इसका क्या मतलब हुआ? हर एक प्राण व्यक्ति तो सांस ले रहा है, सांस लेने का जो भी है, अनुलोम विलोम लोग करते हैं, कपाल भारती करते हैं, तो क्या ये प्राण ऊर्जा से जुड़ी हुई चीजें हैं? बिल्कुल प्राण ऊर्जा से काफ़ी हद तक जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हालांकि इसका विज्ञान लोगों को नहीं पता है। प्राण ऊर्जा, आप सांसें जब लेते हैं तो उसके साथ वो एनर्जी फॉर्म में अंदर आती है, लेकिन बॉडी ये तय करती है या बॉडी की कंडीशन ये तय करती है कि वह शरीर में रुकेगी, एब्जॉर्ब की जाएगी या ज्यों की त्यों बाहर चली जाएगी। अगर वह शरीर में एब्जॉर्ब हो रही है, यानी आपकी अंदर की जो प्राण शक्ति है वह धीरे धीरे बढ़ रही है। और यह प्राण शक्ति भी 5 प्रकार की होती है। अच्छा।
प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। अब मैं समझता हूँ कि इसके बारे में विस्तार से अभी बताने का आवश्यकता नहीं है, समय बहुत लग जाएगा। लेकिन ये पांचों प्राणों को महाप्राण कहते हैं, और महाप्राण का अर्थ है कि ऐसी जो कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे अंदर सांसों के जरिए आ रही है, हम उसका अधिकतम उपयोग कर पाएँ। प्राणायाम हो, कपालभाति हो, अनुलोम विलोम हो, इसके पीछे साइंस वही है कि जब हम एक खास तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारी बॉडी उस प्राण ऊर्जा को उपयोग करने लगती है, हम उसे जाने या ना जाने। तो क्या इसे सीखा जा सकता है? हाँ सांस बिल्कुल। लेना भी सीखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, सीखना जरूरी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग कुछ चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग, क्योंकि हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी होती। पूरे जीवन, जब तक जीवन है तब तक चलती रहेगी सांसें, हमें कुछ करना नहीं है उसके लिए। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि धर्म कोई भी हो, कैसा भी संस्कृति रही हो, सांसों पर सबने काम किया है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, उनको यह पता था कि यह सांसें केवल हवा का आना जाना नहीं है, यह हमारे जीवन की ऐसी डोर है जिसका एक सिरा तो हमसे बंधा रहता है। कहते हैं ना कि जीवन की डोर टूटी तो जीवन खत्म। भाई डोर है तो दो जगह बंधेगी ना, दो सिरे होंगे उसके। एक सिरा तो हमसे बंधा है, दूसरा सिरा जो है वो बंधा रहता है कॉस्मोस से, ब्रह्मांड से बंधा रहता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बंधा रहता है। और यही जो जीवन की डोर है, इस डोर को उन्होंने पहचाना था। इससे कोई भी संस्कृति ले लीजिए, चाइना में ले लीजिए तो उन्होंने ची पर काम किया है, जापान में भी काम किया है उन्होंने, वाइटल एनर्जी पर काम किया है, भारत में प्राणों पर काम किया गया है। आप इजिप्शियन में चले जाइए, उन्होंने भी प्राणों पर काम किया है, खूब काम किया है। तो इस तरीके से यह जो प्राण ऊर्जा है, इसका प्रयोग करने के लिए पूरा एक विज्ञान बना है, जिसको अब तो केवल एक पुस्तक उसकी महत्वपूर्ण उपलब्ध है, स्वर योग या स्वर विज्ञान या शिव स्वरोदय, कई नामों से उपलब्ध है, जिसमें 100 कुछ मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में वो सारी बातें लिखी गई हैं। लेकिन इस पर इतना विशद साहित्य था कि 3000 तरीके ब्रीदिंग के बताए गए हैं, और उन 3000 तरीकों के अलग अलग प्रभाव पूरे शरीर पर, मन पर, आपकी चेतना पर, आपके थॉट्स पर अलग अलग होते हैं। उनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो हैं वो मैंने अपने कुछ वीडियो में बताए भी हैं। कोहेरेंट ब्रीदिंग होती है, बॉक्स ब्रीदिंग होती है। हाँ, माइंडेड, ये केवल धर्म की बात नहीं है, पूरी तरह विज्ञान की बात है, क्योंकि विज्ञान ने इस पर प्रयोग करके सिद्ध किया और उसको अप्लाई किया, देन वो रिजल्ट आए कि कोहेरेंट ब्रीदिंग से हमारा क्या होता है, साइन वेव ब्रीदिंग से क्या होता है, बॉक्स ब्रीदिंग से क्या होता है, अल्टरनेट ब्रीदिंग से क्या होता है, और तरह तरह की और ब्रीदिंग की टेक्निक है, उनका अलग अलग प्रयोग होता है।